हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमन राजपूत और दोस्तों हम हमारा साइंस का चैप्टर नंबर 12 विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सीख रहे थे। दोस्तों हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया है। क्लियर। आज हमारा वेरी न्यू टॉपिक है, एकदम डिफरेंट। ठीक है, प्रतिरोधकता का जो पुराना हमारा टॉपिक था, जितना भी हमने पूरा ऑल ओवर क्लियर कर लिया हुआ है। अब हमारा वेरी न्यू टॉपिक है आज का इस चैप्टर का कि प्रतिरोधकों के निकाय का तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं। क्या निकाय का क्या निकालना है? तुल्य प्रतिरोध। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि प्रतिरोध क्या होता है, ये तो हमें पता है, लेकिन ये तुल्य प्रतिरोध क्या है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने टॉपिक कौन सा लिया है? तुल्य प्रतिरोध क्या होता है। तो तुल्य प्रतिरोध बहुत ही सिंपल चीज है, एक ही बार में अभी एकदम आसानी से उसकी परिभाषा के ऊपर से ही आ जाएगा कि तुल्य प्रतिरोध यानी कि ऐसे प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन, यानी कि ऐसा प्रतिरोध जो कई सारे प्रतिरोधों के संयोजन के समान ही प्रभाव उत्पन्न करे, उसे तुल्य प्रतिरोध कहते हैं। क्लियर। वापस से, ऐसा प्रतिरोध जो कई सारे यानी कि एक से अधिक प्रतिरोधकों के संयोजन के समान, यानी कि एक से ज्यादा प्रतिरोधक है, उनके संयोजन यानी कि उनको आपस में मिला दिया जाए तो उनके समान ही प्रभाव उत्पन्न करे, उसे तुल्य प्रतिरोध कहते हैं। क्लियर। तो परिभाषा लिख देता हूं, एकदम सिंपल है कि ऐसा प्रतिरोध जो कई सारे प्रतिरोधकों के संयोजन के समान ही प्रभाव उत्पन्न करे, उसे तुल्य प्रतिरोध कहते हैं। एकदम सिंपल परिभाषा हो गई दोस्तों। क्या है कि ऐसा प्रतिरोध है जो बहुत सारे प्रतिरोधकों के संयोजन के समान, किसके समान? संयोजन यानी कि जोड़ना। ठीक है, उसके समान ही प्रभाव उत्पन्न करे तो तुल्य प्रतिरोध कहलाएगा। सिंपल सी परिभाषा हो गई। अब मैं यहां पर मैंने एक वर्ड यूज किया कि प्रतिरोधकों का संयोजन, तो बहुत सारे प्रतिरोध आपस में जुड़े हुए हों। क्लियर। तो अगर एक क्वेश्चन ये दिमाग में अब आता है कि कितने प्रकार से संयोजन आपस में जुड़ सकते हैं, बहुत सारे तो होंगे। क्लियर। एक से यानी कि ज्यादा ही होंगे, 2 हो सकते, 3 हो सकते, 4 हो सकते हैं, तो ये आपस में जुड़ेंगे। क्लियर। लेकिन कितने तरीके से जुड़ सकते हैं, तो वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि जो प्रतिरोधकों के संयोजन है वो 2 प्रकार से हो सकते हैं। कितने प्रकार से होते हैं दोस्तों? 2 प्रकार से, यानी कि एक से ज्यादा प्रतिरोधक जो है आपस में जुड़ेंगे। क्लियर। लेकिन कितने तरीके से? 2 तरीके से। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं 2 तरीके कौन सा है। पहला है दोस्तों श्रेणी क्रम संयोजन। कौन सा? श्रेणी क्रम संयोजन। और दूसरा है समांतर क्रम। कौन सा? समांतर क्रम, जिसे पार्श्व क्रम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्व क्रम संयोजन। क्लियर। इस नाम से पूछा जाए तब भी क्या समझना है? समांतर क्रम। तो दोस्तों ये इतना बेसिक है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, जिसे अभी हम लोग थोड़ी देर में ही देखेंगे। सबसे पहले प्रतिरोधकों के संयोजन कितने प्रकार से? 2 प्रकार से होते हैं, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। इसके बारे में थोड़ा सा एक एक लाइन समझा देता हूं कि ये क्या होता है। डिटेल में तो अभी सीखने ही वाले हैं। श्रेणी क्रम संयोजन यानी क्या? श्रेणी क्रम यानी कि मान लो मेरे पास ये एक प्रतिरोध है, ये 2 प्रतिरोध हैं। अगर ये दोनों एक ही लाइन में जुड़े हों, कैसी लाइन में? एक ही लाइन में जुड़े हों, तो क्या कहलाएगा? श्रेणी। श्रेणी यानी कि एक ही लाइन में जुड़ना। तो यहां पर ये 2 प्रतिरोध है, प्रतिरोध ये R1 और ये R2। क्लियर। दोनों आपस में किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में। ठीक है, क्योंकि साथ में एक ही लाइन में जुड़े हो तो श्रेणी क्रम। तो समांतर क्रम क्या होता है? तो गणित में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, समांतर यानी कि पैरेलल लाइंस। तो समांतर क्रम कैसा होगा दोस्तों कि ये एक प्रतिरोध है और ये दूसरा प्रतिरोध है। क्लियर। ये आपस में जुड़े हुए होंगे इस तरीके से। क्लियर। तो देखो ये R1 और ये
R2 यानी कि प्रतिरोध 1 और प्रतिरोध 2 दोनों आपस में देखो कैसे हैं, पैरेलल है, हाँ या ना, समांतर क्रम। इसे क्या कहते हैं, समांतर क्रम। अगर इस तरीके से जुड़े हो तो उसे कहा जाता है दोस्तों समांतर क्रम, और ऐसे एक ही लाइन में जुड़े हो तो उसे कहा जाता है श्रेणी क्रम। क्लियर, तो ये समझ में आ गया। तो देखो एक से ज्यादा प्रतिरोध है, आपस में जुड़े हुए, ठीक है, और यहां पर भी एक से ज्यादा प्रतिरोध है, आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, लेकिन ये समांतर में जुड़ा हुआ है और ये श्रेणी में जुड़ा हुआ है। अब इसी पर से मैं अगर तुल्य प्रतिरोध को समझाऊं तो तुल्य प्रतिरोध में हमने क्या पढ़ा था, तुल्य प्रतिरोध यानी कि ऐसा प्रतिरोध जो एक से ज्यादा यानी कि देखो कई सारे प्रतिरोधकों के संयोजन के समान ही प्रभाव उत्पन्न करे। यानी कि अगर मुझे तुल्य प्रतिरोध निकालना है यहां पर, तो मान लो ये तुल्य प्रतिरोध है, तो ये तुल्य प्रतिरोध आर श्रेणी क्रम के लिए क्या होगा, R1 प्लस R2। समझ में आया, मतलब कि बहुत सारे जो प्रतिरोध है उनको मैं जोड़ रहा हूं, उसके समान ही प्रभाव उत्पन्न करेगा कौन, तुल्य प्रतिरोध। क्लियर, समझ में आया दोस्तों। तो यह था तुल्य प्रतिरोध, और प्रतिरोधकों का संयोजन कितने तरीके से हो सकता है, दो तरीके से, ठीक है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। अब हम लोग हमारे मेन टॉपिक श्रेणी क्रम और समांतर क्रम को 1 बाय 1 सीखते हैं। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा जाता है कि श्रेणी क्रम संयोजन को समझाओ और समांतर क्रम संयोजन को समझाओ। तो हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं, ठीक है दोस्तों। आज हम अपना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का हमारा श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में सीखने जा रहे हैं, ठीक है। श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर सबसे पहले हम लोग बात करें तो हमें उसका सर्किट यानी कि उसका परिपथ देखना पड़ेगा कि वो किस तरह से परिपथ, उसकी आकृति किस तरीके से होती है। तो ये श्रेणी क्रम संयोजन का पूरा परिपथ यानी कि सर्किट डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, चित्र बनाया हुआ है। सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पर दोस्तों, ये देखो ये बैटरी है, बैटरी का पहला यानी बड़ा सिरा जो प्लस है, दूसरा वाला ऋण यानी कि माइनस है। क्लियर, ये कुंजी जुड़ी हुई है। यहां से दोस्तों विद्युत सेल में से विद्युत धारा प्रवाहित होगी। विद्युत धारा को मापने का जो साधन है वो कौन सा है, एमीटर। तो यहाँ पर विद्युत धारा को माप सकते हैं एमीटर नामक साधन से। यहां से विद्युत धारा आगे जा रही है दोस्तों, आगे जाने के बाद यहां से विद्युत धारा यहां पर होती हुई यहां से वापस से देखो ये विद्युत धारा आई, ये रिटर्न आ चुकी है हमारे सेल तक। क्लियर, अब हम लोग बात करें ये जो जुड़ा हुआ है ये क्या है, तो दोस्तों अभी मैंने समझाया था ये क्या है, प्रतिरोध है। पहला प्रतिरोध है इसलिए R1, दूसरा है तो R2 और तीसरा है तो R3। अब प्रतिरोधकों के बीच में वोल्ट कितना पास हो रहा है, कितने वोल्ट विद्युत है, उसको मापने के लिए वोल्ट मीटर नामक साधन जोड़ा हुआ है। तो देखो ये पहले और अंतिम सिरे को जोड़ दिया गया किससे, वोल्ट मीटर की सहायता से। तो कितना वोल्ट इसमें विद्युत धारा है वो पता चल सकता है, वोल्ट कितना है। अब हम लोग बात करें कि ये श्रेणी क्रम ही क्यों है, ऐसा हम क्यों कह सकते हैं। तो अभी मैंने समझाया था दोस्तों, क्या समझाया था कि प्रतिरोध अगर एक से ज्यादा हो और वो एक ही साथ में एक ही लाइन में जुड़े हुए हो, देखो एक ही लाइन में जुड़े हुए हैं, हाँ या ना, एक ही साथ में, तो क्या कहलाएगा, श्रेणी क्रम संयोजन। क्लियर, अब हम लोग बात करें कि इसको सॉल्व किस तरह से, इसका पूरा लिखना किस तरीके से है इसके अंदर। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहां पर लिखेंगे कि यहां R1, R2 तथा R3 क्रमशः प्रतिरोध है। क्या है, प्रतिरोध है। क्लियर, R1, R2 और R3 क्या है, प्रतिरोध है, ठीक है। और इनमें I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। क्लियर, अब हम लोग बात करें तो दोस्तों यहां पर एक चीज नोट कीजिएगा कि देखो आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो पूरे के पूरे आई यहां से जा रहा है, यहां से पूरा का पूरा आ गया रिटर्न। मतलब कि जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो पूरा का पूरा एक समान प्रवाहित हो रही है इस पूरे पूरे परिपथ में। तो यहां पर क्या लिखेंगे कि जो विद्युत धारा है वो पूरे परिपथ में एक समान रूप से प्रवाहित हो रही है। क्लियर, विद्युत धारा पूरे के पूरे परिपथ में एक समान रूप से प्रवाहित हो रही है। यानी कि मान लो मेरे पास 5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो पहले प्रतिरोध में भी 5 एम्पियर, दूसरे में भी 5 एम्पियर और तीसरे में भी 5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होगी। क्यों, क्योंकि प्रतिरोध आपस में जुड़े हुए हैं एक ही लाइन में। तो जो पहले में विद्युत धारा प्रवाहित होगी वही दूसरे में होगी और वही तीसरे में होगी, ठीक है। और यहां पर ये जो प्रतिरोध है उनके बारे में लिख सकते हैं कि यहां प्रतिरोध का एक सिरा दूसरे सिरे से
दूसरे सिरे से जुड़ा हुआ है। ये पहला जो सिरा है, देखो इसका अंतिम पॉइंट दूसरे के पहले पॉइंट से, यानी ये आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए क्रम कौन सा है? श्रेणी क्रम है। क्लियर? तो ये इतनी चीजें पहले हमें लिखनी है, उसके बाद हमारा मेन चीज आता है जो हमें का पूरा श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे दोस्तों? कि यहां पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो वोल्ट है, ये वोल्ट पहले प्रतिरोध के लिए वो तो अलग है, क्योंकि विद्युत धारा समान रूप से प्रवाहित हो रही है, वोल्ट तो सबका अलग अलग होगा। तो पहला प्रतिरोध के लिए वोल्ट अलग होगा, दूसरे के लिए अलग होगा, तीसरे के लिए भी अलग होगा। तो यहां पर हम लोग क्या लिखते हैं कि परिपथ का अगर हमें कुल वोल्टेज निकालना है, क्या निकालना है? कुल वोल्टेज, कितना वोल्टेज परिपथ में प्रवाहित हो रहा है। तो कुल वोल्टेज V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, समीकरण नंबर 1 हो गया दोस्तों। समझ में आया? वापस से कुल वोल्टेज V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, अर्थात कि पहले प्रतिरोध का वोल्टेज V1, दूसरे का V2 और तीसरे का वोल्ट V3, और तीनों को जोड़ दूंगा तो कुल वोल्टेज यानी कि V मिल जाएगा हमें। क्लियर है? इतनी चीज आ गई समझ में? ठीक है, अब थोड़ा सा आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि हमें करना क्या है इसके अंदर। ठीक है, तो दोस्तों एक चीज मैं आगे की तरफ बढ़ूं उससे पहले एक थोड़ा सा याद दिला देता हूं, ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ में हमने क्या सीखा था दोस्तों कि V बराबर IR, हाँ या ना? तो उसका भी यहां पर यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, ओहम्स लॉ का यूज किस तरीके से होगा तो वो देखते हैं। सबसे पहले हमने जो लास्ट में लिखा था उसे थोड़ा ऊपर की तरफ मैं लिख देता हूं कि कुल वोल्टेज V बराबर क्या था? V1 प्लस V2 प्लस V3, समीकरण नंबर 1। अब हम लोग लिखेंगे ओम के नियम अनुसार, ओम का नियम क्या था उसको अब यहां पर हमें यूज करना है। ओम के नियम अनुसार V इज इक्वल टू IR, हाँ या ना? कि ओम का नियम क्या था? V बराबर IR था। ठीक है, तो अब इसका यूज क्या करना है? तो दोस्तों देखो, अगर पहले प्रतिरोध की मैं बात करूं तो पहले प्रतिरोध का जो वोल्ट होगा वो क्या होगा? V1, और प्रतिरोध कौन सा होगा? R1, क्योंकि मैं पहले प्रतिरोध के लिए बात कर रहा हूं। तो पहले प्रतिरोध का वोल्ट V1 और प्रतिरोध R1, और विद्युत धारा वो तो वैसे की वैसे ही रहेगी, क्योंकि विद्युत धारा पूरे परिपथ में कैसी प्रवाहित हो रही है? समान प्रवाहित हो रही है। इसलिए क्या लिखेंगे? पहले प्रतिरोध के लिए, ठीक है, क्या लिखेंगे? पहले प्रतिरोध के लिए V1 बराबर IR1, हाँ या ना? ये हमारा समीकरण नंबर 2। क्लियर? पहले प्रतिरोध के अंदर R1 प्रतिरोध हो जाएगा और उसका वोल्ट V1 हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरे प्रतिरोध, किसके लिए? दूसरे के लिए, तो लिख देते हैं यहां पर दूसरे प्रतिरोध के लिए जो वोल्ट होगा V2 बराबर IR2, यानी कि समीकरण नंबर 3 हो गया दोस्तों। समझ में आ रहा है? एकदम सिंपल है। दूसरे प्रतिरोध यानी R2 और उसका वोल्ट V2, I तो सेम ही रहेगा क्योंकि विद्युत धारा समान प्रवाहित हो रही है पूरे परिपथ में। और तीसरा 3 प्रतिरोध है, इसलिए तीसरे प्रतिरोध के लिए जो वोल्ट है वो V3 होगा, विद्युत धारा वैसी की वैसी, और प्रतिरोध R3, समीकरण नंबर 4। क्लियर? समझ में आ गया? अब हम लोग क्या करेंगे यहां पर, तो ओहम का जो नियम था V इक्वल टू IR, इसके अंदर R क्या है? प्रतिरोध है। एक चीज इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, वो क्या है कि ये पूरा का पूरा प्रतिरोध किसका है? श्रेणी क्रम का, हाँ या ना? तुल्य प्रतिरोध अभी हमने बात की थी। तो श्रेणी क्रम, श्रेणी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सीरीज। तो इसका R को हम लोग क्या लिख देते हैं? RS, यानी कि प्रतिरोध किसका? सीरीज का, श्रेणी क्रम का, RS। क्लियर? समझ में आ रहा है? वापस से समझा देता हूं। S यानी कि सीरीज, यानी कि श्रेणी क्रम, तो श्रेणी क्रम का प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध RS। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है इसे उठा के समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। V की कीमत, V की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? IRS, V1 की जगह IR1, V2 की जगह IR2 और V3 की जगह IR3। इसे उठा के समीकरण 1 में रख देते हैं। तो क्या लिखेंगे यहां पर? अब V यानी कि इसकी कीमत तथा समीकरण 2, 3 और 4 को समीकरण 1 में रखने पर, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? समीकरण 1 में रखने जा रहे हैं सारी कीमतों को। तो दोस्तों अब V की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? V की कीमत क्या है? IRS। तो V की जगह मैं लिखने जा रहा हूं IRS। क्लियर? चलो V1 की जगह क्या लिखूंगा अब? IR1, तो लिख दिया मैंने IR1, प्लस V2 की जगह क्या लिखूंगा? IR2, तो यहां पर मैंने लिख दिया IR2। V3 की जगह क्या लिखूंगा? IR3, तो लिख दिया मैंने IR3। क्लियर?
अब हम लोग मैथ में क्या करते हैं, जो एक जैसा दिख रहा है उसे कॉमन निकाल लेते हैं। तो इन तीनों में एक जैसा क्या है दोस्तों, आई, क्योंकि आई समान है तो आई को मैं कॉमन निकाल लूंगा। तो यहां पर क्या बचेगा, आई आर एस बराबर, आई कॉमन ले लिया तो यहां पर क्या बचा दोस्तों, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आई से आई दोनों साइड में क्या हो गया, कट हो गया। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बचा कि RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा फॉर्मूला यहां पर प्रूफ हो गया, किसके लिए, श्रेणी क्रम के लिए। तो हमने अभी तुल्य प्रतिरोध में क्या सीखा था कि तुल्य प्रतिरोध जो होता है वो कई सारे प्रतिरोधकों के संयोजन यानी कि योग के बराबर होता है। फॉर्मूला प्रूफ किसका, श्रेणी क्रम का। समझ में आया, यहां तक हमें करना है तो फुल हमें 3 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, वापस से श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर एकदम सिंपल चीज थी कि श्रेणी क्रम संयोजन यानी क्या होता है, जहां पर प्रतिरोध आपस में जुड़े हुए हों और इस परिपथ में जो विद्युत धारा है वो एक समान रूप से प्रवाहित होती है। सिंपल। अब हमने क्या किया, लेकिन सभी प्रतिरोधकों का जो वोल्ट है वो अलग अलग था, तो हमने कुल वोल्टेज अगर हमें प्राप्त करना हो तो सारे वोल्टेजों को आपस में जोड़ना पड़ेगा। तो V = V1 + V2 + V3 हमने लिख लिया। उसके बाद ओहम का नियम लगाया। ओहम का नियम क्या था, V = IR। तो यहां पर ये जो प्रतिरोध है वो सीरीज यानी कि श्रेणी क्रम के लिए, इसलिए S लिख दिया मैंने वहां पर। ठीक है, फिर पहले प्रतिरोध का वोल्ट निकाला तो V1 = IR1, दूसरे का V2 = IR2, तीसरे का V3 = IR3। सिंपल है। अब क्या किया हमने कि V और समीकरण 2, 3, 4 सारी की सारी कीमतों को समीकरण 1 में रख दिया। समीकरण 1 में रखा दोस्तों तो I कॉमन आ रहा था, I कॉमन लेके कट कर दिया तो RS बराबर R1 + R2 + R3। यानी कि श्रेणी क्रम के लिए अगर हमें तुल्य प्रतिरोध यानी कि RS निकालना है तो जितने भी प्रतिरोध दिए सबको क्या कर देना, आपस में जोड़ देना है। तो ये फॉर्मूला आ गया किसका, श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला। श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, RS बराबर R1 + R2 + R3। RS क्या है, तुल्य प्रतिरोध। क्या है, तुल्य प्रतिरोध। क्लियर। तो ये था पूरा का पूरा श्रेणी क्रम संयोजन, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सरल। क्लियर। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि समांतर क्रम संयोजन की तरफ। ठीक है, और उसे देखते हैं। अब हम लोग हमारा यहां पर समांतर क्रम संयोजन यानी कि पार्श्व क्रम संयोजन देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करें कि अभी हमने श्रेणी क्रम देखा था, अब ये उससे रिलेटेड पूरा का पूरा टॉपिक पूरा का पूरा किसका है, समांतर क्रम यानी जिसे हम लोग पार्श्व क्रम भी कहते हैं। तो यहां पर हमें क्या देखना है, पूरा प्रोसेस वही करने का, सिर्फ और सिर्फ ध्यान क्या रखना है दोस्तों कि ये जो पूरा का पूरा सर्किट है, परिपथ है, किसका, समांतर क्रम का है। ठीक है, वापिस से ये एमीटर यानी कि विद्युत धारा को मापने के लिए है, ये कुंजी है, ये बैटरी है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, अब यहां पर देखो कि यहां पर जो प्रतिरोध, यहां पर जो वोल्टेज है वो 2 सिरे हैं, प्रतिरोध के A और B दोनों सिरों के साथ जुड़ा हुआ है कौन, वोल्टेज। यानी कि जितना वोल्टेज इनमें प्रवाहित हो रहा है वही किसके बराबर होगा, कुल वोल्टेज यानी V के बराबर होगा। तो यहां पर पूरा का पूरा उल्टा है। श्रेणी क्रम में क्या था, सारे प्रतिरोधकों के वोल्टेज जो थे वो अलग अलग थे। यहां पर सारे के वोल्टेज जो होंगे वही मिलाकर किसका होगा, कुल वोल्टेज होगा। क्लियर। तो यहां पर हम लोग बात करें कि विद्युत धारा यहां से देखो दोस्तों ये प्रवाहित हो रही है, लेकिन देखो यहां पर ये प्रतिरोध कौन से किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में। कैसे पता चलेगा कि एक लाइन में जुड़े हैं क्या, नहीं, ऊपर नीचे दिख रहा है पैरेलल, इसे क्या कहते हैं, समांतर क्रम। क्या कहते हैं इसे, समांतर क्रम कहते हैं। तो समांतर क्रम में जुड़े हैं ये लोग, प्रतिरोध तीनों समांतर क्रम में जुड़े हैं, R1 पहला, R2 दूसरा और R3 तीसरा। अब यहां से विद्युत धारा अब यहां तक जैसे पहुंचेगी, यहां तक तो समान है, लेकिन ये तीनों प्रतिरोध क्योंकि समांतर क्रम में जुड़े हैं तो यहां से जो विद्युत धारा जाएगी वो पहले के लिए अलग हो जाएगी, दूसरे में अलग विद्युत धारा, तीसरे में अलग, यानी तीनों समान होगी नहीं, तीनों अलग अलग विद्युत धाराएं तीनों प्रतिरोधकों में जाएंगी। ठीक है, फिर यहां से तीनों एकत्रित होकर आएंगी, यहां पर एक समान हो जाएंगी और यहां से वापस आ जाएंगी हमारे पूरे विद्युत सेल में। तो सबसे पहले बात करें क्या क्या दिख रहा है उसे लिख देते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे, यहां R1, R2 तथा R3 तीनों प्रतिरोध हैं जो एक साथ किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में जुड़े हैं। क्लियर। फिर दूसरा टॉपिक हम लोग क्या लिखेंगे कि यहां I विद्युत धारा परिपथ में प्रवाहित हो रही है। क्लियर। फिर थोड़ा सा और बात करें कि जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो समान है क्या, नहीं, तो यहां पर लिखेंगे यहां तीनों प्रतिरोधकों में
प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा अलग अलग है। कैसी होगी? अलग अलग। तो समान क्या होगा? वोल्टेज। यहां प्रतिरोधकों के सिरों के बीच का वोल्टेज कुल वोल्टेज के बराबर होगा। ठीक है, तो ये इतनी चीज सबसे पहले हमें लिख देनी है। क्या लिखेंगे? सबसे पहले कि तीन जो प्रतिरोध है वो किस क्रम में एक साथ जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, परंतु सभी प्रतिरोधकों के लिए आई विद्युत धारा अलग अलग है। इस बार समान क्या है? वोल्टेज। क्या समान है? वोल्टेज। तो अभी यहां पर हम लोग बात करें तो यानी कि तीनों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा अलग अलग है। अगर मुझे कुल विद्युत धारा मांगी जाए तो क्या करना पड़ेगा? तीनों को जोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए क्या लिखूंगा कि कुल विद्युत धारा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब वापिस से क्या लगाएंगे? ओहम्स लॉ, यानी कि ओहम का नियम। तो क्या लिखेंगे? ओहम के नियमानुसार। तो ओहम का नियम क्या था कि V इज इक्वल टू IR। क्लियर? अब यहां पर R ये क्या है? प्रतिरोध है, लेकिन ये प्रतिरोध किसके लिए है? समांतर क्रम के लिए। तो समांतर क्रम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पैरेलल। इसलिए इस R को मैं क्या लिख देता हूं? P लिख देता हूं। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है? I का है। तो यहां से मुझे I का फॉर्मूला बनाना हो तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बटे में RP। क्लियर? ये समीकरण नंबर 2 दे देता हूं इसे। ठीक है, यहां पर आरपी गुणे में था, सामने किसमें चले गया? भाग में। तो ये समीकरण नंबर 2 आ गया। अब ओहम के नियम अनुसार ही हमें क्या करना है कि I1 पहले प्रतिरोध में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसे क्या कहेंगे? I1। तो क्या लिखेंगे? पहले प्रतिरोध के लिए, ठीक है, पहले प्रतिरोध के लिए, पहले प्रतिरोध के लिए जो विद्युत धारा है I1 वो क्या हो जाएगा? V बट्टे में R1। समीकरण नंबर 3। कैसे दोस्तों? पहले जो प्रतिरोध है उसे R1, उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I1। V वोल्टेज तो कैसा है? समान है। क्लियर? तो अब इसी तरीके से किसके लिए? सेकंड, यानी कि दूसरे प्रतिरोध के लिए। दूसरे प्रतिरोध के लिए क्या लिखेंगे? I2 बराबर V बट्टे में R2। ये समीकरण नंबर 4 हो गया दोस्तों। ठीक है, अब तीसरे के लिए बात करें तो तीसरे के लिए यहां पर लिख देते हैं कि जो थर्ड है, थर्ड प्रतिरोध के लिए जो फॉर्मूला बनेगा I3 इज इक्वल टू V बट्टे में R3। समीकरण नंबर 5। क्लियर? अब हम लोग क्या करेंगे? जो हमने श्रेणी क्रम में किया था कि समीकरण 2, 3, 4 और 5 सभी की कीमत को किस में रख देंगे? समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो यहां पर लिख देते हैं कि समीकरण 2, 3, 4 तथा 5 को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, क्लियर, सारी कीमतों को किस में रखेंगे? समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो I की जगह हमें क्या लिखना है? V बट्टे में RP। तो I की जगह हम लोग लिखेंगे V बट्टे में RP। क्लियर? चलो, I1 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? पहले के लिए I1 की जगह V बट्टे में R1, तो V बट्टे में R1। चलो, I2 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? V बट्टे में R2, तो V बट्टे में R2। ठीक है, नेक्स्ट वन I3 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? V बट्टे में R3। हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? देखो, V ऊपर से क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है, तो उसे कॉमन निकाल लेंगे। तो यहां पर V मैंने कॉमन ले लिया, तो ऊपर क्या बचेगा? सिर्फ 1। तो 1 बट्टे में R1 प्लस 1 बट्टे में R2 प्लस 1 बट्टे में R3। V से V क्या हो गया? ऊपर कट हो गया। तो यहां पर फॉर्मूला क्या बन गया? 1 बट्टे में RP इज इक्वल टू 1 बट्टे में R1 प्लस 1 बट्टे में R2 प्लस 1 बट्टे में R3। ये फॉर्मूला आ गया किसका? समांतर क्रम का। दोस्तों, किस क्रम का आया? समांतर क्रम का आया। ये इतना लिखना है, 3 मार्क्स पूरा मिलेगा। क्लियर? बहुत ही सिंपल, जैसे श्रेणी क्रम का था वैसे ही समांतर क्रम का है। ठीक है, समांतर क्रम में जो दिख रहा है सबसे पहले हम लोग वो लिखेंगे। उसके बाद क्योंकि यहां पर विद्युत धाराएं अलग अलग प्रवाहित हो रही हैं तो सबको जोड़ूंगा तो कुल विद्युत धारा मिलेगी। तो फॉर्मूला क्या बना? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3।
ओहम का नियम लगाया, V इज इक्वल टू आई आर, आर किसके लिए है, प्रतिरोध, समांतर, समांतर के लिए पैरेलल, तो P लिख दिया। अब यहां से I का फॉर्मूला निकाल लिया, फिर पहले प्रतिरोध, दूसरे और तीसरे के लिए I का फॉर्मूला बनाया और उसे समीकरण में रखा। तो तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम का जो समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला है वो क्या आया, 1/में Rp बराबर 1/में R1 प्लस 1/में R2 प्लस 1/में R3, यानी कि तुल्य प्रतिरोध अगर मुझे समांतर क्रम का चाहिए तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्लियर, समझ में आया? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थे आज के। तो दोस्तों आज हमने क्या सीखा, पूरा का पूरा वेरी न्यू टॉपिक तुल्य प्रतिरोध, प्रतिरोधकों के निकाय का तुल्य प्रतिरोध क्या होता है उसे समझा। फिर संयोजन जो होता है वो कितने तरीके के होते हैं, 2, और दोनों को डिटेल में सीखा, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, आशा करता हूं इसे बहुत ही आईएमपी टॉपिक है और इजीली टॉपिक है, आसानी से आप कर लोगे। ठीक है, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में जाके मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, अब हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जहां पर हम लोग कुछ टॉपिक को और सम्स को करने वाले हैं। ठीक है, सो तब तक के लिए टेक केयर और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।